गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर अमित परिहस्त और आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एनपीओ ऑल्दो क्लास 12 की बोर्ड से डिलीटेड है, लेकिन दिस चैप्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। तो इस चैप्टर का पर्पस जो है वो क्लास 12 का बोर्ड्स नहीं है, इस चैप्टर का जो पर्पस है वो सीयूईटी एग्जाम के लिए होगा। और जितने भी चैप्टर्स हमने इससे पहले करे हैं उसका मिक्स्ड पर्पस हो सकता है, क्लास 12 का बोर्ड्स as well as your CUT एग्जाम। लेकिन इसका since it is being deleted from your class 12th boards, तो ये इसका पर्पस सिर्फ CUT एग्जाम के लिए ही होगा। So let's start our session without any delay. So this is session 1. इसके बाद एक सेशन और आएगा, तो I am just going to start this session. Okay, so meaning and concept of not for profit making organization. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं। जब क्लास 11th में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। जो मैंने 5 अकाउंटिंग बताया उसके 4th की प्लेस में मैंने बताया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस आपको पता ही है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें हम, मारुति, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनिसेफ, WHO, CRY, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू whose main objective is to serve society and its members and not to earn, mind this, not to earn profit. Not-for-profit organization, also known as non-profit organization, set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to the public and or members. एग्जाम्पल इसका जैसे ले सकते हैं आप, बेस्ट एग्जाम्पल तौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड culture, social welfare organization and clubs. So these are the very good example of not for profit making organization. Profit making organization का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गूगल, these are very good example। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रॉफिट के मोटिव से उसका होता है, बनता है, तो उसको हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पहला है एंटिटी। So not-for-profit organization is a legal entity and it's separate from its promoters. ठीक है? Purpose. Their purpose is to render services to the people at large. Ownership. It is set up by individual or companies as a charitable society or trust, but it is not owned by them. This is the main thing. It belongs to the society. Profit is not, because not for profit making organization का main क्या है? Not for profit, which is not for profit. So profit is not the objective. This organization is being set up not to earn the profit, to give the support in the field of health, education, cultural activities or maybe religious activities in different segment to the society. Now if the profit happen, like excess of income over expenses, is identified as a surplus, not profit, and it is used for the operation. Purpose. Management. Not for profit organization is managed by a group of individuals, often called trustee or managing committee. ये characteristics की बात हम अभी कर रहे थे। Financial statement, it prepares its financial statement every year and it includes receipts and payment account, income expenditure account and balance sheet. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हमने बात करी थी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की,
और एक हमने बात करी थी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम एनपीओ अभी बोल रहे हैं। सबसे पहले इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसका पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या है? टू सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ, या टू सर्व इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज और एनी अदर थिंग टू द सोसाइटी। सेकेंड, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसमें जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसमें 3 अकाउंट बनेंगे। पहला कैश बुक बनेगा जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बैलेंस शीट। इसमें क्या बनेगा? यही जो मैंने कहा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इन प्लेस ऑफ कैश बुक हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेफिनेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बीइंग कंपेयर्ड, and if the income is greater than the expenditure, then there is a profit, but this is not called profit in the not for profit making organization. This is called surplus. And if sum total of expenditure is exceeding the income, this is not called loss, this is called deficit, right? तो ये होता है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। इफ यू आर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो लेके चला जाता है, ओनर जो होता है वो लेके चला जाता है। सपोज इफ यू आर इन द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्टी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इट शुड बी केप्ट इनटू द फर्म्स अकाउंट ओनली, राइट? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत काम की चीज है जो आप आगे भी नोटिस करेंगे। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बेस होता है वो होता है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्या फॉलो करता है? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करता है। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करता है, राइट? अब ये आपको बहुत आगे यूजफुल होने वाला है। कुछ चीजें हैं जो इसी के बेसिस पे आपको समझाई जा सकती हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने क्या कहा? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। और इसके लिए क्या मैंने बता रहा हूं? इसके लिए होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैं पहले प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं। तो सपोज ये है मिस्टर ए, और इसने एक बिजनेस का नाम रख लिया है एबीसी, ठीक है? तो मिस्टर ए ने एक सर्टेन अमाउंट बिजनेस में लगाया, ठीक है, बिजनेस में लगाया, और इसके जो भी प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं दैट बिलोंग्स टू मिस्टर ए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ये भी इसी को बिलोंग करता है, लॉस जो होता है वो भी इसी को बिलोंग करता है। सो व्हाई दिस? बिकॉज he is following the non-fund based accounting. Whatever fund has to be provided from by Mr. A only for his business ABC. लेकिन यहां जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये सोसाइटी की वर्क होती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, किसी भी RW में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, किसी कंपनी में आप वाइस प्रेसिडेंट हो तो बहुत पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन किसी सोसाइटी RW की मैं बात करूं और प्रेसिडेंट हो तो आपको कुछ पैसे नहीं मिलते। इनफैक्ट अपना टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज वहां करनी पड़ती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल। किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी का मान लो एग्जांपल के तौर पे उस सोसाइटी में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लो गार्ड हैं, उसके बाद सफाई के लिए बहुत सारे भैया काम करते हैं वहाँ, माली हैं, और भी बहुत सारे जो क्लीनिंग स्टाफ हो गए, बहुत सारे स्टाफ हैं जो डेली बेसिस पे वहाँ हमारा ख्याल रखते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे उसका जो टोटल खर्चा आ गया वो 1 लाख रुपए का महीने का खर्चा आ गया, एंड उसमें सपोज 100 फैमिलीज रहती हैं, 100 फ्लैट्स हैं। तो इसका मतलब है कि पर हेड जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा?
1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो एवरीवन हैज टू सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव। तो इसलिए यहां इसको मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलता हूं, और यहां इसको हम नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं एज फार एज योर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। आगे भी काफी यूजफुल होगा जब हम सब्सक्रिप्शन वगैरह की बातें करेंगे। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज, देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले बिजनेस चलाने के लिए खर्चे तो बहुत सारे हैं, जैसे खर्चे नॉर्मल बिजनेस में होते हैं वैसे ही आपको इस बिजनेस में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इनकम कहां से है, तो फंड्स की बात करते हैं। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली सोर्स्ड बाय इट्स मेंबर्स, ट्रस्टी और आउटसाइडर भी मिलता है। सो फंड रिसीव बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहां से पैसे मिल सकते हैं। खर्चे का तो आपको पता ही है कि स्टाफ रखोगे उसकी सैलरी जाएगी, रेंट पे होगा उसको रेंट पे करना पड़ेगा, एंड जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो उसमें आपको खर्चे करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पैसे कहां आएंगे, राइट। सो पैसे इन सोर्सेस से आते हैं। डोनेशन मिल सकता है, मेंबरशिप फीस फॉर एंट्रेंस फी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन, लोन्स मिल सकता है, ग्रांट्स मिल सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन। इसके ऊपर हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक आइटम में सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। देखो दो तरह की इनकम हो सकती है हमारे पास। एक इनकम जो हो सकती है वो कैपिटल इनकम हो सकती है, दूसरा हो सकता है रेवेन्यू इनकम। इसको अच्छे तरीके से समझा जाए तो वन इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट वन टाइम मिलता है, रेवेन्यू रिसीट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। तो सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट का। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इट इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। It is a generally contributed annually, maybe monthly. It is one of the main source of income. It is a revenue receipt. ठीक है। जैसे स्कूल की मैं बात करूं, स्कूल भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली उसमें जो आप अपनी स्कूल की हर मंथ की फीस देते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां भी सब्सक्रिप्शन क्या होगा, उनके लिए स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि उनको हर मंथ या क्वार्टरली बेसिस पे उनको मिलता है। सेकंड वन इज एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। Whenever a person is admitted as a member of the organization, certain amount is charged from him or her to give him or her admission. This is called entrance fee or admission fees. Total amount of entrance fee received during the year is shown on the debit side of receipts and payment account, and yes, it is also a revenue receipt. Life membership fees. देखो life membership fees is given by the member जो लाइफ टाइम की मेंबरशिप वन टाइम पे करना चाहता है। सो डेफिनेटली गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी पेड बाय हिम और रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है दिस मस्ट बी अ कैपिटल रिसीट। ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है दिस मस्ट बी अ कैपिटल रिसीट। Endowment fund. It is a fund which provides permanent means of support for the organization. Any contribution towards this fund is an item of capital receipt. Item of capital receipt. ये जो अभी capital receipt की बात कर रहे हैं, revenue receipt की बात कर रहे हैं, आगे हम revenue payment की बात करेंगे, capital payment की बात करें, इसका utilization होगा। क्योंकि हमने अकाउंट कितने बनाने हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये मिक्स्ड है कि आपको कुछ चीजें रेवेन्यू रिसीट होंगी तो वो इनकम साइड में आ जाएंगी, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा तो वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। तो ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, अभी उसके लिए हमें बात नहीं करनी चाहिए, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान में सिर्फ आपको ये रखना है कि कैपिटल रिसीट कौन सा है, रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, कैपिटल पेमेंट कौन सा है और रेवेन्यू पेमेंट कौन सा है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। डोनेशन, डोनेशन जो है, डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय फ्रॉम सम पर्सन, फर्म, कंपनी और एनी अदर बॉडी बाय वे ऑफ गिफ्ट। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ रिसीट। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक को ही, जो दूसरा मैंने बताया उसको पहले एक बोल देता हूं। इट इज अ डोनेशन रिसीव फ्रॉम ए स्पेसिफिक पर्पस। एग्जांपल, सच डोनेशन आर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जिसमें कोई पर्पस डिफाइन हो। जैसे मैंने यहां कहा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इसका मतलब दिस अमाउंट, दिस डोनेशन इज
एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर लाइब्रेरी। जैसे मैंने यहां कहा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सो दिस अमाउंट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिल्डिंग। ठीक है। जनरल डोनेशन, इट इज अ डोनेशन विच इज रिसीव फ्रॉम received not for some specific purpose, it can be of two types। इसका कोई पर्पस डिफाइन नहीं होता। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एक जनरल डोनेशन होता है और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑर्डिनरी डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डोनेशन। जनरल डोनेशन का पर्पस डिफाइन नहीं होता है, स्पेसिफिक डोनेशन का पर्पस डिफाइन होता है। जनरल डोनेशन में दो तरह के डोनेशन हो सकते हैं। जनरल डोनेशन हैविंग द बिग अमाउंट, तो इसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं, एंड जनरल डोनेशन हैविंग अ स्मॉल अमाउंट, तो इसको हम रेवेन्यू रिसीट मान लेते हैं। नेक्स्ट वन इज लेगेसी। इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जैसे हमारा लाइब्रेरी है या स्कूल्स है, न्यूज़पेपर आ रहा है, पीरियोडिकल्स आ रहा है या स्पोर्ट्स मटेरियल है, ओल्ड न्यूज़पेपर है, यूज्ड है, तो इसको बेसिकली ये हमारे लिए रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट का काम करता है। ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स, ये जितने भी परचेज करेंगे ये हमारे लिए क्या हो सकता है? ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, देखो बहुत सिंपल सा है। एक तो हम होता है कि स्टाफ जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं उनको हम सैलरीज देते हैं। ठीक है। जिनकी हम एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए उनको हम रेम्यूनरेशन देते हैं, जिनको फीस बोलते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनको हम फीस देते हैं। ऑनरेरियम क्या होता है कि बेसिकली दे आर नॉट योर स्टाफ, लेकिन उनका आप फेस वैल्यू को यूज करते हो। जैसे जब भी पोलियो का कैंपेन होता है तो आपने देखा अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर, तो अमिताभ बच्चन इज नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट, जैसे वो फिल्मों में बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते, वो अमिताभ बच्चन यहां कुछ नहीं चार्ज करते, लेकिन यस उनको पता है कि उनकी प्रेजेंस कितना इफेक्ट कर सकती है सोसाइटी को, तो ऑनर करने के लिए उनको एक ऑनरेरियम ऑफर किया जाता है। सो दिस इज ऑल पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। सो दिस मस्ट बी अ रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक जैसे सपोज हम एक लाइब्रेरी कर रहे हैं तो स्टेशनरी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, कोई मेडिसिन का हम कर रहे हैं तो एनपीओ हम चला रहे हैं तो मेडिसिन हो सकता है। तो दीज आर, इसको कंज्यूमेबल आइटम्स का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एक सिंपल चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, उसका नाम है कंटिन्यूटी। सर्विस, तो सर्विस जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट रिलेटेड विथ हियर? जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए पोलियो ड्रॉप्स का एग्जांपल जैसे लें तो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की खुराकें पड़ती हैं और पड़ोसी में एक बच्चा है जिसको पोलियो की ड्रॉप की खुराक नहीं पड़ी, ऐसा नहीं होता। दे प्लान देयर डे, उनको पता है कितने फैमिलीज हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा डेटा होता है एंड अकॉर्डिंगली दे कैन प्रिपेयर कि पिछले दिन हमने कितना कंज्यूम कर लिया था और आज के दिन में हमें कितना स्टॉक लेके जाने की जरूरत है, सो दैट कि किसी को भी ऐसा ना हो कि किसी को ना मिले, जो मेडिसिन है सबको मिले। तो इसलिए हमें स्टॉक कंज्यूमर आइटम्स का भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इसमें। ग्रांट जो है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ कैपिटल रिसीट एंड इज सोन इन द बैलेंस शीट। ऑनरेरियम आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑनरेरियम इज टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी अंडरटेकन अ सर्विसेज व्हिच इज नॉर्मली रेंडर्ड फॉर फीस। इट इज एन expression of gratitude rather than a payment for the services. It is a revenue expenses. It is a revenue expenses and hence it should be there in the debit side of income and expenditure account. अब कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंजम्पशन की मैं बात कर रहा था, तो इसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं। इसमें दो बेसिस हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंजम्पशन में। when purchases is given. So when purchase is given, then simple formula is purchases में you should add the opening stock, and you should subtract the unsold stock.
unsold, or we can also call it unsold stock, or we can also call it closing stock. We can also call it unsold or closing stock. ठीक है, तो this amount is called net stock consumed. Net stock consumed. ठीक है, लेकिन when amount paid during the year is given, when amount paid during the year is given, then the formula should be amount paid during the year add, इसमें पहले मैं आपको लर्न करने का तरीका बता देता हूं एंड उसके बाद मैं इसका लॉजिक भी आपको बता दूंगा। तो देखो, ऐड और लेस में क्या करना है, बाय वन गेट वन फ्री वाली बात, यहां ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड कर लिया, ओपनिंग स्टॉक शुड बी एडेड, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना चाहिए, सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए। हमने क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर लिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जस्ट अ मिनट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हमने ऐड कर लिया, तो यहां ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग को हमने ऐड कर लिया, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग को हमने ऐड कर लिया, बिगिनिंग को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, उसको ऐड कर लिया, तो एडवांस पेड एट द एंड को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। एडवांस पेड एट द एंड को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका नेट स्टॉक कंज्यूम्ड। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ये जो पहला वाला फॉर्मूला था जो आपने लेफ्ट साइड में दिखाया है, ये इतना सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें इतने आइटम्स क्यों आ गए? सिंपल सा लॉजिक देखिए, परचेजेस मेंशन है तो इसका लॉजिक समझ लो। इसका लॉजिक क्या है? व्हेन परचेजेस मेंशन, इसका मतलब है कि इट मींस टोटल परचेजेस, इट मींस टोटल परचेजेस। व्हेन आई से टोटल परचेजेस, व्हेन आई से टोटल परचेजेस, it means this is the combination of cash plus credit purchases. It is the combination of cash and credit purchases when I say total purchases. So that is the reason कि ये इस purchases में total purchases है, तो आप opening stock जो initial stock in the beginning था उसको add कर देंगे और closing stock unsold stock at the end को subtract कर लेंगे। यहां इतने सारे फॉर्मूले का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है। हम फिर से देखते हैं। परचेजेस, जब भी मैं परचेजेस की बात करता हूं, आई मीन टोटल परचेजेस की बात करता हूं, तो इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला है कैश परचेजेस एंड दूसरा क्या है? क्रेडिट परचेजेस। दूसरा क्या है? क्रेडिट परचेजेस है। तो सबसे पहले कैश परचेजेस की बात करते हैं। तो कैश परचेजेस में आप यहां देखें, ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर जो दिया हुआ है, ये आपका कैश परचेजेस ही है कि इस साल जो भी आपने खरीदा उसके लिए आपने पेमेंट कर दी, तो दिस मस्ट बी योर कैश परचेजेस। सो इट मींस क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन। सो क्रेडिट परचेज जब नहीं होगा तो इसमें दो बातें होंगी। पहला होगा क्रेडिटर्स, क्योंकि जब हम क्रेडिट में सामान खरीदेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली क्रेडिटर्स भी होंगे, और क्रेडिटर को थोड़ा बहुत हम पेमेंट भी करेंगे जिसको हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। सो क्रेडिटर्स में हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक तो होगा कि जो प्रीवियस ईयर का वैल्यू होगा और एक होगा करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर को ही हम एडवांस इन द बिगिनिंग बोलते हैं, ठीक है, और करंट ईयर को हम एडवांस एट द एंड बोलते हैं। इसमें भी आपके पास एडवांस इन द बिगिनिंग होगा एक तो, और एक एडवांस एट द एंड होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप दो लॉजिक को कंबाइन कर लीजिए। सबसे पहले हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी है, नंबर वन।
Number two, there are two bases of accounting, cash basis of accounting and accrual basis of accounting. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बट एज फार एज द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड का ही इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसीडर करोगे। सपोज मेरी बुक्स 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 को ये क्लोज हो रही है, तो मतलब इनकम और एक्सपेंसेस सिर्फ आपको इसी पीरियड का लेना है। मतलब एनीथिंग बिफोर देन दिस शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडर, एनीथिंग आफ्टर देन दिस शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इससे पहले का भी नहीं कंसीडर करना है और इससे बाद में भी नहीं करना है। व्हाट डज इट मीन? इससे पहले का कुछ होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद का भी होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अक्रूवल सिस्टम में जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड का, उसी टाइम पीरियड को करंट ईयर का हम सिर्फ कंसीडर करते हैं। तो दैट इज द लॉजिक कि जो करंट एडवांस क्रेडिटर्स एट द एंड है, इसलिए हमने क्रेडिटर्स एट द क्लोजिंग क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स एट द एंड को ऐड करा है, और जो बिगनिंग वाला क्रेडिटर्स है तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा है। क्यों सब्ट्रैक्ट करा है? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर का क्यों ऐड करा? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द करंट ईयर, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। अब एडवांस पेड इन द बिगिनिंग वाले को हमने प्लस कर दिया और एडवांस एट द एंड को माइनस कर दिया। व्हाट डज इट मीन? जो एडवांस हमने प्रीवियस ईयर में दिया होगा, दैट एडवांस इज इन द प्रीवियस ईयर इट वाज एन एडवांस, बट इन द करंट ईयर इट इज एन एक्चुअल एक्सपेंसेस, इट इज एन एक्चुअल एक्सपेंसेस। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमने जो प्रीवियस ईयर, मैं यहां ले लेता हूं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, इस पीरियड में जो हमने एडवांस दिया होगा, इस पीरियड में जो हमने एडवांस दिया होगा वो इस पीरियड के लिए एडवांस होगा, लेकिन फॉर दिस करंट ईयर इट इज एन एडवांस और इस एडवांस का हम यूज करने वाले हैं। एंड सिंस इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स, तो ये एक्सपेंस होगा। सो दैट इज द रीजन कि एडवांस पेड इन द बिगिनिंग को हमने करंट ईयर के इनकम में इंक्लूड कर लिया है एंड इट शुड बी एडेड। और एडवांस पेड एट द एंड, मतलब जो एडवांस एंड का मतलब है कि हमने इस पीरियड में, मतलब करंट ईयर में एडवांस दिया है, तो करंट ईयर में जो एडवांस दिया है दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो दिस इज अ लॉजिक कि अमाउंट पेड इन द करंट ईयर में ये होता है। लॉजिक लर्न करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये तो स्ट्रेट अवे है, परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। अमाउंट पेड इन द करंट ईयर जब भी गिवन हो, ठीक है, तो हमने बाय वन गेट वन फ्री वाला करना है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग को ऐड कर देंगे तो एडवांस पेड एट द एंड को माइनस कर देंगे। और उसका ये लॉजिक है। लॉजिक एब्सोल्युटली अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और कोई लॉजिक नहीं है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी बातें करने को है। एक तो स्टॉक कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है, सब्सक्रिप्शन इज द मेन थिंग, नेक्स्ट क्लास में करने वाले। फंड के ऊपर, स्पेसिफिक फंड के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं आता है सीयूटी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है। इसलिए हमने एनपीओ का जो चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एग्जाम, इसको हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया है। इस सेशन का कंटिन्यूएशन में हम जो नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं वो सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक फंड और सैलरीज वगैरह जो एक्सपेंसेस वगैरह के लिए कैलकुलेशन होती है वो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी समझने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आज की सेशन में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, हैप्पी लर्निंग।